सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पवन सीरीज का जो नया संस्करण है यहाँ पे, इसको मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं और बहुविकल्पी प्रश्न सभी मैंने करा दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय दोनों ही एक नंबर के पूछे जाते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आपके प्रश्न होते हैं जो आपको लघु उत्तरीय में भी हेल्प करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सभी प्रश्नों को पहले आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। और इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले मैं राजन सीरीज पूरा सॉल्व करा चुका हूं। पवन सीरीज का बहुविकल्पीय और प्रश्न संख्या 80 तक 3 पार्ट में अति लघु उत्तरीय को सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे, आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं चैनल वाले नंबर पे, और साथ ही साथ यहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी। बस आप जो है पढ़ाई में पूरा तन मन अपना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 81 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है इससे जुड़ करके लाभ ले पाए। अब देखिए प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, 114, 380, 113 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 114 है, 133 है, क्रम से लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी को पहले लिख लिया 133 और 380। अब हमको पता चल गया, देखिए हम मासा यहाँ पे दो विधि से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं और एक भाग। तो यहाँ पे जब 3 संख्याएं दी रहती हैं तो आसानी से भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। देखिए 114 से भाग कर देंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में हम भाग करते हैं। एक बार भाग जाएगा 114, 2 बार तो बड़ा हो जाती संख्या, और ये देखिए 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 19 बचा। अब इसके बाद देखिए 19 यहाँ शेषफल हो गया। ठीक, अब इस देखिए जो यहाँ शेषफल बचता है 19 शेष बचा, इसी 19 से इससे पहले वाला जो भाजक था उसमें भाग देते हैं। तो 114 में भाग देंगे। अब 19 से जब 114 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 6 बार जाएगा, और पूरा पूरा 19 छक 114, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जहां कट गया पूरा पूरा वही हमारा मासा हो जाता है। जहां पूरा पूरा शेषफल 0 हो गया वहां का जो भाजक होता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो यहाँ 19 हमारा मासा हो गया, और किसका किसका मासा हुआ, 114 और 133 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 134, 114 और 133 का मासा 19 हुआ। ठीक, अब इसके बाद देखिए 114 और 133 का मासा 19 मिल गया, तो इस 19 और 380 का मासा हम निकालते हैं। 19 व 380 का मासा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, निकालिए। 19 से भाग दीजिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, तो देखिए दूनी 38 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, और 0 20 बार में जो है वह पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो 20 बार में पूरा पूरा कट गया, तो यही जो हो जाएगा, जब पूरा पूरा कट गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा। तो 19 और 380 का मासा जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा 19। तो अब देखिए इन दोनों का भी 19 है, और 19 और 380 का भी 19 है। तो इस तरीके से अतः लिख सकते हैं, अतः 114, 133 और 380 का मासा 19 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वह 19 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 82 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x धन 12 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर ऋण 3 है। एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है वह कितनी है, 3x + 17। ये है वर्गाकार खेत की भुजा, और बोल रहा है कि x का जो मान है वह कितना है, x बराबर -3 है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब x का मान यहाँ पे -3 रख लेते हैं,
तो -3 धन 17। अब देखिए 3 का गुणा -3 में होगा तो -9 हो जाएगा धन 17। -9 घट जाएगा 17 में से तो 8 बचेगा, यानी कि भुजा जो हो गया वह कितना हो गया, भुजा 8 हो गया। अब भुजा जब 8 हो गया तो आपको वर्गाकार क्षेत्र दिया है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 अठाएं 64 और मीटर में दिया गया है तो वर्ग मीटर यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग मीटर, ये आपका 64 वर्ग मीटर इस वर्गाकार क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 83 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे आपको गुणनखंड कर लेना है सिंपली। तो कैसे गुणनखंड इसका करते हैं, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 1 कंपेयर कर रहे हैं हम। और यहाँ पे देखिए x का गुणांक -7 है, यहाँ पे क्या है b, तो b का मान हो गया -7। इसी तरीके से c कांस्टेंट क्या है, 6 है। अब यहाँ से a इंटू सी हम निकालते हैं, तो a का मान 1 है और c का मान 6 है, तो a इंटू सी 6 आया, यानी कि b का जो मान है -7, इसको दो पदों में इस तरीके से तोड़ना है कि जब जोड़ करें तो -7 आए और जब गुणा करें तो a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, यानी 6 के बराबर आना चाहिए। यानी कि इसको हमको -7 को दो पदों में ऐसा करना है जैसे 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 3, 4 और 3, तो -7 आना चाहिए। तो -4 और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का गुणा -3 में तो धन 12 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको गुणा करने के बाद 6 चाहिए, तो हम इसको -1 और -6 में तोड़ेंगे, तो गुणा करेंगे तो धन 6 आएगा और जोड़ेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा। तो अब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। जब AC के बराबर हम ले आए, ये टर्म हमने करा दिया, तो अब समझिए कि हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो -1 और -6 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 7x को -6x और -x लिख देंगे और +6 बराबर 0, -1 -6 और -1, यही तो तोड़ दिया हमने। अब देखिए पहले में x कॉमन ले लीजिए तो x -6 बचा, दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लेंगे तो -x की जगह +x बचेगा और +6 की जगह -6 बराबर 0, और x -6 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह है, दोनों जगह से यहां से बाहर निकालेंगे तो x बचा है, यहां से बाहर निकालेंगे तो -1 बचा है बराबर 0। ये आपका गुणनखंड हो गया, जो यहाँ पे जोड़ घटाने के रूप में था, यहाँ पे दो गुणे के रूप में आ गया। अब हमको हल करना है, इसका मतलब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट को दूसरे तरफ। तो ये करने के लिए पहले तो ये वाला जो गुणे में है उसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं, 0 के बटे में जाएगा। और कोई भी चीज 0 के बटे में कोई संख्या लिखी रहती है तो क्या होती है, 0 होती है। तो x -1 बराबर 0 हो गया, और x बराबर -1 को उधर भेजेंगे +1, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, ये तो एक मान आ गया। और इसी तरीके से x -1 को अगर हम उधर भेज दें और x -6 को इधर रखें तो x -6 बराबर 0 और x बराबर कितना मिल जाएगा, 6। तो x के दो मान आपको मिल गए, यही दो मान होंगे क्योंकि यहाँ घात 2 है तो दो मान निकलेंगे। तो x के दो मान क्या हो गए, x बराबर 1 और x बराबर 6 आप यहाँ रखोगे तो ये भी 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सही हल हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 84 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक पुस्तक का मूल्य क्या है, x है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य यह कितना हो जाएगा, 5 गुणे x यानी कि 5x, और 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुणे x यानी कि 7x। अब इसके बाद समझिए कि
बोल क्या रहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 5x, और 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य हम घटा दें तो कितना आना चाहिए 14 रुपए। तो 7x माइनस 5x ये हो जाएगा 2x बराबर 14, और x बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। x का मान यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया 7 रुपए। तो बहुत ही आसानी है, इसको आप वैसे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे आपको लिख के करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए a प्लस 1/a का मान आपको 3 दिया गया है, और जिसका मान आपसे पूछ रहा है वहां पे a का स्क्वायर है, चाहे वह यहाँ पे है चाहे हर में है। ठीक, तो आप क्या करिए दोनों पक्षों का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह है a का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a है a, b है 1/a प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/a का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के, और a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यहाँ अंश में यहाँ हर में कट जाएगा प्लस 2, और 1/a का होल स्क्वायर यानी कि ऊपर अंश का 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बराबर 9, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 को उधर भेज देंगे, 9 में से घट जाएगा 2, प्लस 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 7। ठीक, इस तरीके से आसानी से ये आप निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देना है और सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, ये पूछा हुआ प्रश्न है 2020 और 16 में। तो बहुत ही देखिए ये ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जहां पे आपको वर्गमूल निकालना रहेगा, लेकिन पहले आप प्रश्न को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमको एक वर्गमूल बस निकालना था। देखिए एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये पूछ रहा है। जैसे एक बगीचा है ये आप मान लीजिए इस तरीके से, अब बोल रहा है कि इस तरीके से पौधे लगे हैं पंक्तियों में, ठीक है पंक्तियों में। तो मान लेते हैं एक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, और बोल रहा है कि जितने पौधे लगे हैं एक पंक्ति में उतने ही इसमें पंक्तियां हैं, तो x पंक्तियां भी होंगी। तो अब आप पौधों की संख्या अगर निकालेंगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक पंक्ति में पौधे गुणे कुल पंक्तियां, ये हो जाएगा। तो एक पंक्ति में हमने पौधे कितने माने हैं x, और कुल पंक्तियां कितनी हैं ये भी x है, और कुल पौधों की संख्या कितनी दी गई है 2025। ठीक, तो ये 2025 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, और x बराबर हो जाएगा √2025। 2025 को हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं 2025 को, अब देखिए 5 से तो कटेगा ही, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 405। ठीक, और 405 को क्या लिखा जा सकता है, ये भी अभी 5 से कटेगा, तो 5 गुणे 8 और 1 81। ठीक, और 81 को क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए 5 गुणे 5 81, 9 9 81 होता है, तो 9 गुणे 9। तो ये हो गया, देखिए 5 का 2 जोड़ा बन रहा है और 9 का 2 जोड़ा बन रहा है, यानी 5 का स्क्वायर गुणे 9 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 9, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 9 45, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक पंक्ति में जो पौधे हो जाएंगे वह x हो जाएगा, और कुल पंक्तियां भी हो जाएंगी वो 45 हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो 45 पौधे लगे हैं हर एक पंक्ति में, ये यहां से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको एक पुस्तक का मूल्य दिया है और
इतनी संख्या के पुस्तकों का मूल्य पूछ रहा है। तो 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा एक पुस्तक का मूल्य गुणे 2x + 5। संख्या कितनी है 2x + 5, तो एक पुस्तक का मूल्य है 5x² + 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x + 5। ये हो गया। और देखिए 5x² और ये ब्रैकेट में 2x + 5 + 2x ब्रैकेट में 2x + 5 + 1 2x + 5। अब देखिए गुणा किस प्रकार हो रहा है, इस पहले पद का गुणा इन दोनों में पूरे ब्रैकेट में, फिर इस दूसरे पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में, फिर इस तीसरे पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में, इस तरीके से गुणा होना है। अब 5x² का गुणा दोनों में होगा तो 2x में होगा, तो 5 का गुणा 2 में 10 और x² का गुणा x में तो x³ और ये फिर 25x², ये हो जाएगा 4x² + 10x और ये 2x + 5। अब देखिए 10x³ x³ का कोई और पद नहीं है, x² और x² का पद देखिए 25x², 4x², 29x² हो जाएगा। 10x + 2x 12x हो जाएगा, धन कांस्टेंट कितना है 5। तो यही हो जाएगा पुस्तक का मूल्य। ठीक है, 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया 10x³ + 29x² + 12x + 5। इसके बाद देखिए प्रश्न 88 है, ऋण 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए समदूरस्थ संख्या को आप समझिए, समदूरस्थ एक हम लोग निकालते हैं कि बीचों बीच, जैसे 4 और 6 दिया है, इसके बीचों बीच एक संख्या अगर हमको निकालनी है, जैसे सीधे बोला कि इनके बीचों बीच की संख्या निकालिए, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो गई 5 हो गई। ठीक, अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या दी हो 9 और 18 और बोले कि इनके बीच दो समदूरस्थ संख्या निकालिए, तो दो समदूरस्थ संख्या 9 और 18 के बीच मतलब क्या हुआ इसका, देखिए 9 और 18 के बीच दो समदूरस्थ संख्याएं, तो देखिए दो समदूरस्थ संख्या का मतलब क्या होगा कि 9 से जितनी दूरी पहली समदूरस्थ संख्या का हो उतनी ही दूरी उसकी दूसरी समदूरस्थ संख्या से हो, और उतनी ही दूरी जो है, उतना ही डिफरेंस जो है उसका 18 से हो। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसके और इस संख्या के बीच में a इसको बोल दिया, इसको b बोल दिया। ठीक, तो सबका डिफरेंस जो है वह बराबर होना चाहिए, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 18 - 9 कर देंगे, 9 आ जाएगा और इस 9 को 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इस 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि 9 और 18 के बीच दो समदूरस्थ संख्या आपकी क्या हो गई 12 और 15 हो गई। तो ये तो आपने पूर्ण संख्याओं में देख लिया और बहुत ही समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। तो इसी तरीके से आपको भिन्न संख्या में दो समदूरस्थ संख्याएं यहाँ पे निकालनी है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे -1/2 दिया है आपको और क्या दिया है 5/4 दिया है, दो समदूरस्थ संख्या आपको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो आप देखिए कि पहले तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप हर समान इनका कर सकते हैं। पहले तो देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना है, तो 5/4 माइनस ये करेंगे, ये पहले से नेगेटिव में है 1/2, तो हर समान करिए, ये देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो धन हो जाएगा। अब हर समान कर लेते हैं, पूरे के बटे 4 हो जाएगा, ये 5 और ये धन 2, 7/4। जो डिफरेंस आ गया वह कितना आ गया 7/4 का आ गया। अब इसके बाद देखिए इसी 7/4 को आपको
3 भागों में जो है वह पूरा पूरा डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 7/4 है। अब इसी को 3 बराबर भागों में यहाँ पे बांटना है, ठीक है। तो इसमें जो है एक भाग कितना होगा, x का मान कितना होगा, इसी 7/4 में आप 3 से भाग कर दीजिए तो 3 का गुणा इसी हर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12, यानी कि x का मान कितना आ गया 7/12, यानी कि ऋण 1/2 में अगर हम जोड़ दें 7/12 तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ये अगली संख्या जो है यहाँ पे a, इसको b बोलें, पहली समदूरस्थ संख्या मिल जानी चाहिए। तो पूरे के बटे 12 कर लेते हैं और ये 2 था 12 हो गया, तो -1 में कितने से गुणा हो जाएगा, 6 से। तो ऋण 6 धन 7 यानी कि 1/12, ये मान कितना आ गया इसका 1/12। और इसी तरीके से 1/12 में हम जोड़ देंगे कितना 7/12, क्योंकि x का मान 7/12 है, तो 7/12 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8/12, और इसी में फिर 7/12 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना 15/12, और ऊपर नीचे काट देंगे 3 से तो 5/4 आ जाएगा, देखिए, जो कि हमारा ये है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल, अब आपको कहीं दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो संख्या रेखा देखिए ये शून्य होता है, यहाँ पे होता है 1 2 3 इस तरीके से, फिर -1 -2 -3, ठीक। ये है आपका संख्या रेखा, और जो आपकी संख्या है ऋण 4/5, ठीक। अगर यही ऋण 5/5 होता तो ऋण 1 हो जाता इसका मान, ठीक। लेकिन अभी ये ऋण 1 से छोटा है तो ये यहाँ कहीं पे होगा, तो ऋण 4/5 ये यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, स्तंभाकृत हिस्टोग्राम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और स्तंभ आरेख बार डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, में 2 अंतर बताइए। तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम में आपका उत्तर जो क्या अंतर है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। बार चार्ट जो होता है आपका वह श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है, एक श्रेणी में जो बटे हुए डेटा होते हैं वो बार चार्ट में दिखाए जाते हैं, और इसमें हिस्टोग्राम में मात्रात्मक डेटा की प्रस्तुति यह करता है। इसके बाद देखिए बार चार्ट अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है, और हिस्टोग्राम उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक साथ समाहित किया जाता है और उन्हें श्रेणी माना जाता है, ठीक। तो ये 2 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 91 है, x² - x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम संख्याओं में मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को उनके गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1, ठीक। तो इसका गुणनखंड इतना हो गया, और ये आपका x³ + x² + x में क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना x² + x + 1, ठीक। अब दोनों जगह देखिए मासा हमारा क्या होता है, जो दोनों जगह उपस्थित हो, यहाँ पे दोनों जगह क्या उपस्थित है, दोनों जगह x एक बार उपस्थित है, और देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, यही x हमारा मासा हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, 3x³ y³ × 4xy³ भागा 6x² y को सरल कीजिए। तो 3x³ y³ × 4xy³ भाग है तो बटे में लिख लेते हैं 6x² y, ठीक। अब देखिए 3 से सीधे सीधे 6 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए अंश में बचा 2 गुणे x³ × x, x के घाते 4 हो जाएगा, y³ × y³ घात कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जब बराबर में इस तरीके से घातों से गुणा हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं, 3 धन 3 6 हो जाएगा, और ये हो गया x² y। और अब समझिए कि ये
हर में x की घात 2 है तो अंश में ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के घाते 4 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y की घात 1 है, हर में है 1, अंश में जाएगा तो 1 घट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x के घाते 2 और y के घाते 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 93 है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इस लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये घनाभ का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालते हैं, और गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमको दे दिया है 125 और ऊंचाई हमको दे दिया है 4.5। अब इस 4.5 को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 9/2। ठीक, और 9 से गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ से लगा 2, 9 × 1 = 9, 2 11/2, भाग कर दीजिए 5, 1 बचा और ये 6 और 2.5, 562.5, और ये सब कुछ मीटर में दिया गया है तो घन मीटर, क्योंकि ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आयतन आ रहा है, तो 562.5 घन मीटर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 94 है, x² - 4x - 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड का एक तरीका मैंने आपको बताया कि बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि पूर्ण वर्ग बना करके, यानी कि x + b का होल स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, या a - b का होल स्क्वायर बनाइए, कुछ भी आपको स्क्वायर बना करके इसको जो है गुणनखंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह कितना दिया गया है, जैसे a + b का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है, a² + 2ab + b² आता है। a स्क्वायर की जगह क्या दिया है, x², यानी a की जगह आपका क्या आ जाएगा, x समझ लीजिए, और -4 को लिख सकते हैं 2 × x। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, ये 2 हो गया और ये b बचा, और यहाँ पे है -5। अब b की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, ये देखिए 2, यही बच रहा है तो 2 होनी चाहिए, यानी कि b को 2 रखेंगे तो b का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो +4 और -4 यहीं पे कर दीजिए। ठीक, 4 जोड़ा 4 घटा दीजिए, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब x² - 2 × 2 × x और +4 कर दीजिए, और ये -5 और -4 अलग से कर लीजिए। अब ये देखिए x - 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो x - 2 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचा -5 -4 -9, और ये हुआ x - 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए a² - b² का फॉर्मूला बन गया, a² - b², एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a - b। तो a की जगह कितना है, x - 2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 + 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 - 3। ये हो गया x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 5। ठीक, ये आपका गुणनखंड हो गया इस तरीके से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 ऋण 6/7 को सरल कीजिए। तो ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 ऋण 6/7, तो सब ऋण ही है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी ऋण 4/5 हो जाएगा और ये ऋण 6/7 हो जाएगा। अब देखिए 3, 5 और 7 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं होती है, तो इनका एलसीएम लेंगे आप तो सीधे सीधे इनको गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105, और यहाँ पे 2 के नीचे 3 है, 5 और 7 नहीं है, तो 5 और 7 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 5 × 7 = 35 और 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि ये ऋण 2 × 5 × 7 इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये
ऋण 4 गुणे 3 गुणे 7 लिखा जाएगा, ये ऋण 6 गुणे 3 गुणे 5 लिखा जाएगा। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 2 पच्चे 10 और ये 7 70 और 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और ये हो गया। इसके बाद देखिए 6 त्रिक 18, 18 पच्चे 90 बटे 105 है और सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, बटे में 105 है। 70 और 84 154 हो जाएगा और 90 244, तो ऋण 244 बटे 105 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो किसी भी धन पूर्णांक के बाद का अगर धन पूर्णांक हमको ज्ञात करना होता है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे 4 के बाद अगला धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो 4 में एक जोड़ दिया 5 है। 4 का अगला धन पूर्णांक कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे 4x-6 में एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? -6 में एक जुड़ेगा, -5 रह जाएगा, यानी कि अगला धन पूर्णांक कितना हो जाएगा? 4x-5। इसके बाद देखिए प्रश्न 97 है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो एक वर्ग इस तरीके से ये 15 सेंटीमीटर का है, ठीक, और 5-5 सेंटीमीटर के आपके कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? ये 5-5 सेंटीमीटर के रेखा खींच दिया, ये भी 5-5 सेंटीमीटर पे रेखा हो गई, ठीक। तो यहां से तो आपको नजर में आ रहा होगा अगर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ये आप कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल से निकालेंगे, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 15 गुणे 15 होगा और 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 गुणे 5 होगा। और संख्या अगर निकाला जाए तो आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर वर्ग वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, और 3 त्रिका 9, ठीक है। आप देखिए वर्ग में बांट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल को बांट रहे हैं, तो इसीलिए क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल से आप भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी संख्या में क्षेत्रफल आप बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया था, इस प्रश्न का उत्तर चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है वह कितना हो जाता है? आप क्या करिए, लंबाई धन चौड़ाई कर लीजिए, लंबाई धन चौड़ाई लिख लीजिए और इसमें ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, क्योंकि आप जब दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई से गुणा होगा, ठीक है, ठीक। और इसका 2 गुना कर दीजिए बस, क्यों? क्योंकि ये एक दीवार का निकला, ये एक दीवार का निकला, और फिर बाकी 2 दीवारों के लिए 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दीवारों का क्षेत्रफल एक तरीके का होता है। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितना है? 6, ऊंचाई कितना है? 5, 2 गुणे 16, 10 और 6, 16 और 5, और ये हो गया 2 का गुणा 5 में करिए 10, 160, और सब कुछ मीटर में दिया गया है, मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या जो है दूसरे की 4 गुनी है, तो माना एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 गुनी वाली जो संख्या होगी 4 गुणे x होगी। तो अब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 15। तो x और 4x जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 15 के बराबर आना चाहिए। तो 5x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 और बटे 5, x का मान कितना आ गया? 3, यानी कि एक संख्या 3 हो गई और दूसरी संख्या 4x कितना हो जाएगा? 12, ठीक। तो एक संख्या आपकी 3 और दूसरी संख्या 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के घन को पिघला करके
एक बड़ा घन बनाया गया है। तो बड़े घन का जो आयतन हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, भुजा वाले घन का आयतन धन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, यही होगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 6 का क्यूब, और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 6। तो अब देखिए 6 चौक 36 और 36 छक 216 हो जाता है, और 4 चौक 16, 16 चौक 64, और जोड़ेंगे तो 4 और 6 शून्य, हासिल लगा 1, और 6 और 1 7, और 1 8, और 2 280 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर ये क्या है, आयतन है। ठीक है, तो इस तरीके से बस दोनों घनाभ का आयतन जोड़ देंगे, आपको बड़े वाले घन का आयतन पता चल जाएगा, क्योंकि आयतन ही आपका जो है वही बनेगा, इसका आयतन बड़े वाले घन का। ठीक, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यही आ जाएगा आपका उत्तर 280। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101, हल कीजिए x + 1/a इंटू अगले ब्रैकेट में x - a, इसका मान आपको निकालना है, इसको हल करना है। तो सिंपली यहाँ पे गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। तो x का गुणा होगा अगले ब्रैकेट में, प्लस 1/a का गुणा होगा अगले ब्रैकेट में। ठीक, तो x का गुणा करेंगे तो x में x² हो जाएगा, माइनस a में तो -ax, और प्लस 1/a का गुणा करेंगे तो ये 1/a इंटू एक्स माइनस 1/a इंटू a से a कट जाएगा, ये हो गया x² माइनस ax प्लस x/a -1। ठीक, ये गुणा करने पे आपको x² का पद मिल गया। अब देखिए बाकी आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि x वाले दोनों पदों को एक में लिख दीजिए। तो -x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा +a, और यहाँ पे -x कॉमन लेंगे तो -1/a ये बचेगा, और -1। ठीक, तो ये x इंटू इतना हो जाएगा, x² माइनस x इंटू a माइनस 1/a -1, यही आपका गुणा करने के बाद यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 102 है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी अधिक होगी। तो 89 को परस्पर अंकों को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो इकाई के अंक पे है, स्थान पे है, वो दहाई के स्थान पे, जो दहाई के स्थान पे वो इकाई के स्थान पे, यानी कि 98 संख्या बनेगी। और ये पहली वाली संख्या से कितनी बड़ी है, 89 घटा दीजिए तो 9 बड़ी, 9 अंक बड़ी है। ठीक है, 9 अधिक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब देखिए कोई भी पहिया हो दुनिया का, ठीक है, वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, जितनी उसकी परिधि होती है। ठीक है, तो परिधि कितना होता है, 2πr होता है, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू, साइकिल की त्रिज्या 21 दिया गया है, तो 7 त्रिक 21, 3 से गुणा हो जाएगा, और ये 2 का गुणा होगा 44 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना चलेगा, 132 सेंटीमीटर चलेगा। इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि 100 चक्कर लगाने में, तो 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसी में 100 से गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 132, यानी कि 132 और 2 0, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। 13,200 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपके सभी प्रश्न जो हैं वह समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय के। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो प्रश्न संख्या लिख करके आप
कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या आपके सीरीज में नहीं दिया गया तो सामने सभी प्रश्नों पे आप नंबरिंग कर लीजिएगा। एक नंबरिंग से 103 प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हर एक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपने सवाल और सुझाव जो है वो जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पर क्लिक करिएगा। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप जरूर पढ़िए सभी विषयों को। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करिए और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आपको नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। अब हम लोग मिलेंगे आगे की क्लासेस में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, मैं कराऊं या ना कराऊं। ठीक है, तो इस तरीके से बने रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।